गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? वीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। एक बार फिर से हम लोग एक छोटे से टॉपिक के साथ प्रेजेंट हुए हैं, जो ओपॉइड्स। तो आज का टॉपिक है वो क्या है? ओपॉइड्स। ओपॉइड्स कौन सी दवाएं होती हैं, क्या क्या उनका एक्शन होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन किस में देते हैं, किस में नहीं देते हैं, और कौन कौन सी दवाएं इसमें आती हैं, ये सारा कुछ आज हम लोग एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से इसमें समझते हैं। तो पहला पॉइंट क्या होगा? extracted from papaver somniferum या फिर इसको पॉपी प्लांट बोलते हैं, पॉपी प्लांट। ठीक है, इसको ओपॉइड्स जितनी होती है वो कहाँ से लेते हैं? पेपर सोमिनिफेरम जिस प्लांट का नाम है, या फिर उसे हम पापी प्लांट या पोस्ता इस तरीके से बोलते हैं उसे। ठीक है, अब इनका फंक्शन क्या क्या है वो देखते हैं। फंक्शन क्या है? तो फंक्शन को एक निमोनिक से समझेंगे, मॉर्फिन बीएससी। ठीक है, क्या क्या होता है इसमें देखते हैं। मॉर्फिन बीएससी। ठीक है, इनका क्या क्या फंक्शन होता है वो हम लोग इसमें देखेंगे। तो फंक्शन, ये मियोसिस कराती हैं, मियोसिस। फिर ओपॉइड्स हैं ये, ओपियॉइड्स। उसके बाद रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कराती हैं, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। उसके बाद रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कराती हैं। फिर क्या होगा इसमें, एक मिनट, ये यहाँ पे होगा। ठीक है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कराएंगी। उसके बाद पेन डिक्रीज, और यहाँ पे हिस्टामिन इंक्रीज, एलर्जिक रिएक्शन। उसके बाद नोजिया, यूफोरिया, ब्रेडिकार्डिया, उसके बाद सीडेशन और कॉन्स्टिपेशन। एक बार हम लोग फिर से इसको देखते हैं। ओपॉइड्स जो होती हैं उनको कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं हम लोग? पेपावर सोमनीफेरम से, जिसे हम पॉपी प्लांट या पोस्ता बोलते हैं। फिर उसके बाद इसके फंक्शन क्या होते हैं? एक न्यूमोनिक की हेल्प से हम लोग उसको याद रखते हैं, और क्या से कहते हैं? मॉर्फिन बीएससी। मॉर्फिन मियोसिस कराती है, और ये ओपॉइड है इसलिए ओपॉइड्स हो गया। फिर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कराती है, डिस्ट्रेस कराती हैं। हमारे जो सांस लेने की दर है उनको हम लोग पहले से, अगर किसी को मान लो ब्रांकियल अस्थमा हुआ, किसी को सीओपीडी हुआ, उसमें मॉर्फिन का हम लोग कतई यूज नहीं करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद पेन को डिक्रीज कराती हैं ये, और हिस्टामिन को इंक्रीज कराती हैं, और ये एलर्जिक रिएक्शन में बहुत तेज ये और रिएक्ट करती है। फिर नोजिया कराएगी। यूफोरिया का मतलब कि पेशेंट जो ये सब दवाएं लेता है वो अपने आप में एक राजा रहता है। वो ऐसा लगेगा कि खुश रहेगा एकदम, कि हमारी पूरा संपर्क ऊपर वाले से, मोदी जी से, पीएम सीएम से, सब इस तरीके का उसका जो मूड है वो स्विंग करता रहेगा। ठीक है, उसके बाद ब्रेडिकार्डिया कराती है, सीडेशन, नींद आती है, और कॉन्स्टिपेशन, ये जो पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट को डिक्रीज कर देगी। तो फिर क्या होगा? डिक्रीज पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। इसका मतलब क्या होगा? पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट का मतलब रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ इंटेस्टाइन इज नोन एज पेरिस्टैल्सिस। तो उसके मूवमेंट को ये डिक्रीज कर देगी। ठीक है, तो ये फंक्शन हुआ। आगे और इसके कुछ पॉइंट है वो देखते हैं। आगे और जो है उसके पॉइंट है वो हम लोग देखते हैं।
1 मिनट। और क्या क्या इसके पॉइंट होंगे वो हम लोग इसमें आगे देखते हैं। कौन कौन सा और इसमें मेडिसिन आती हैं वो हम लोग एक नजर इस पे डालते हैं। तो यहाँ पे MHC, ठीक है, मॉर्फिन। इसके बारे में क्या, इट इज हाईएस्ट पेन किलर, या फिर इसको बोल सकते हो स्ट्रॉन्ग, ठीक है। फिर उसके बाद हीरोइन, इट इज 100 टाइम मोर पोटेंट, मतलब ये मॉर्फिन से 100 गुना ज्यादा इफेक्ट करेगी। फिर उसके बाद कोडीन, ये क्या है, एंटी टस्यू है, मतलब कफ को सप्रेस करेगी, कफ को ये सप्रेस करती है। ये कब देते हैं, जैसे किसी को आईसीडी डालनी है, प्लूरल इफ्यूजन हो रखा है, बहुत ज्यादा खांसी आ रही है, लंग्स पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा, तो उस दौरान, और हमको आईसीडी डालनी है, इंट्राकोस्टल ड्रेनेज करना है, तो उस दौरान हमको क्या एंटी टस्यू देना है, कफ सप्रेस हो जाएगा और पेशेंट को आराम भी मिलेगी, प्लस हम लोग जो डॉक्टर या कंसल्टेंट होगा वो आईसीडी भी उसमें डाल देगा, ठीक है। उसके बाद क्या क्या देखा, मॉर्फिन देखा, स्ट्रॉन्ग और हाईएस्ट पेन किलर है। उसके बाद क्या कहते हैं, आपका हीरोइन हो गया और ये कोडीन हो गया। और क्या है, ठीक है, इसको हम निमोनिक से याद रखेंगे, MHC PLF, ठीक है। पी फॉर क्या होगा, पिथेडीन, एल फॉर लोप्रामाइड, फेंटानिल, ठीक है। लोप्रामाइड ये एंटी डायरियल है, बट कॉन्ट्राइंडिकेट किस में है, इन्फेक्टेड डायरिया में, कॉन्ट्राइंडिकेट इन इन्फेक्शियस डायरिया, फेंटानिल एडजुवेंट विद एनेस्थीसिया। फेंटानिल देने से जो एनेस्थीसिया का असर है वो थोड़ा सा और बढ़ जाता है। और एंटी डायरियल जो ये लोप्रामाइड है, ये इन्फेक्शियस डायरिया में हम लोग नहीं देते हैं। क्यों, डायरिया कब होता है, जब हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जो मेरे लिए हम लोग के लिए बेनिफिशियल फ्लोरा होते हैं वो डेड हो जाते हैं और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ जाता है। वो फ्लोरा क्या करते हैं, हमारे इंटेस्टाइन में फ्लोरा बाइंडर का काम करते हैं, इंटेस्टाइन को बाइंड करने का काम करते हैं। तो जब वो मर जाएंगे तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो जो आप खाएंगे पिएंगे वो सीधे लिक्विड के फॉर्म में एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगा, लिक्विड के फॉर्म में सीधे आपको एज ए स्टूल के थ्रू डायरिया होता रहेगा, बाहर आता रहेगा। तो हम लोग वैसे कंडीशन में क्या करेंगे, एंटी डायरियल लोप्रामाइड, लेकिन इन्फेक्शियस जो डायरिया होगा उसमें ये हम लोप्रामाइड को यूज नहीं करेंगे। और डायरिया में फिर हमको बाहर से फ्लोरा बाइंडर देना पड़ेगा, जैसे कि आपका विजिलैक आता है, लैक्टोबैसिलाई आता है, EBV करके आता है, ठीक है। ये बहुत सारे आपके लैक्टोबैसिलाई हैं। आप दही भी ले सकते हो, दही में लैक्टोबैसिलस होता है फ्लोरा बाइंड करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, उसमें हम लोग इन सबको देखते हैं। और ये क्या है, पिथेडीन पोस्ट ऑपरेटिव सीवरिंग। अगर किसी पेशेंट को सर्जरी के बाद में सीवरिंग हो जाता है, बहुत तेज उसे जाड़ा लगता है, जाड़ा लग के बुखार आता है, तो उस दौरान में हम लोग ये पॉइंट पिथेडीन को देते हैं, ठीक है।
आगे देखते हैं ये दवाएं कॉन्ट्रा इंडिकेशन किस में है, ऐसी कौन सी बीमारियां, ऐसे कौन सी पेशेंट हैं जिनमें हम लोग इस दवाओं को नहीं यूज कर सकते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन। और अगर ज्यादा हो गया तो इनका एंटीडोट क्या है, लॉन्ग टर्म एंटीडोट क्या है। अगर किसी को बहुत लंबे समय से ये सब चल रहे हैं तो उनमें हम लोग लॉन्ग टर्म एंटीडोट जो दवा है इसका वो कौन सी यूज करते हैं और एंटीडोट इसका क्या होता है। तो पहले हम लोग देखेंगे इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें हम लोग इन दवाओं को नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम लोग कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन सबसे पहले कौन सी बीमारी, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, जिन मरीजों की सांस फूल रही हो और उनमें आता है आपका ब्रोंकियल एस्थमा। ब्रोंकियल एस्थमा, ठीक है। उसके बाद फिर हेड इंजरी, हेड इंजरी, ठीक है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जिसको ब्रोंकियल अस्थमा हो रखा है उनमें हम लोग नहीं देंगे, क्यों, उनकी सांस फूलती रहती है और सांस फूलने के टाइम में अगर हम ओपिएड देंगे तो ऑलरेडी पहले हम लोगों ने फंक्शन में पढ़ रखा है कि ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, सो इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इनटू द ब्रोंकियल अस्थमा। उसके बाद आता है हेड इंजरी। हेड इंजरी में क्या होता है, हमारा आईसीपी बढ़ जाता है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर 5 to 15 mm ऑफ एजी नॉर्मल होता है इसका, ठीक है। तो उसमें भी हम लोग नहीं दे सकते हैं। उसमें अगर देंगे तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, उसमें फिर चार्कोट्रायड आएगा, एसबीआई सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा, इर्रेगुलर रेस्पिरेशन होगा, है ना, वही रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस उसमें भी होगा। तो इसलिए हम लोग इसमें भी नहीं देते हैं, ठीक है। अगला क्या है, पैंक्रियाटाइटिस। पैंक्रियाटाइटिस में भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है, उसमें मॉर्फिन ना देके हम लोग क्या पिथेडीन को दे सकते हैं, वो अलाउस में रहता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एंटीडोट क्या होगा इसका। एंटीडोट, मान लो किसी को बहुत ज्यादा हो गया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने लगा, तो हम उसका एंटीडोट क्या लेंगे, तो उसमें आएगा नैलॉक्सोन। नैलॉक्सोन, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म एंटीडोट क्या होगा, लंबे समय से अगर कोई लेता चला रहा है, लॉन्ग टर्म एंटीडोट, फिर उस कंडीशन में क्या होगा, नालट्रेक्सिन, ठीक है। तो अगर मैंने आज खाना शुरू किया और मुझे सडन कुछ हो गया, कोई ओवर रिएक्शन हो गया, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या लेंगे, हम लोग ये लेंगे नैलॉक्सोन को, ठीक है। और अगर लॉन्ग टर्म से कोई लेता चला रहा है ओपाइड्स को और 2-3 महीने 4 महीने बाद उसे कोई दिक्कत हो रही है, तो हम लोग क्या लेंगे, नॉलट्रेक्सिन को लेंगे, ठीक है। इसके बाद अब हम देखेंगे कि कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जब हम इसको बंद करने लगते हैं तो विड्रॉलिंग सिम्टम्स आने लगते हैं, ठीक है। तो उसमें कौन सी दवा हम करेंगे, देखते हैं इसको। विड्रॉलिंग सिम्टम्स, कौन कौन से विड्रॉलिंग सिम्टम्स को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या दवाएं देते हैं हम लोग। प्रिवेंशन ऑफ विड्रॉल सिम्टम्स, प्रिवेंशन ऑफ विड्रॉल सिम्टम्स, उसमें क्या देंगे हम लोग, क्लोनिडीन को देते हैं, ठीक है। क्लोनिडीन, ठीक। अब उसके बाद ट्रीटमेंट क्या रहेगा इसका, फिर एक्चुअल में ट्रीटमेंट ऑफ विड्रॉल सिम्टम्स। एक तो ये हुआ कि हम प्रिवेंट करने के लिए कोई विड्रॉलिंग सिम्टम्स ना आए तो हम लोगों ने क्लोनिडीन चला दी। और अगर किसी को बाय द वे आ गया तो फिर हम क्या ट्रीटमेंट में करेंगे, तो उसमें क्या देते हैं, मेथाडोन देते हैं, मेथाडियोन, ठीक है।
ये हम लोग विथड्रॉल सिम्टम्स का ट्रीटमेंट करने के लिए ये सारी दवाएं देते हैं। तो ये हमारा छोटा सा एक टॉपिक रहा ओपिएट्स के बारे में। आप लोगों ने जाना कौन कौन सी दवाएं होती हैं ओपिएट्स में, क्या क्या इसके फंक्शन होते हैं, एंटीडोट क्या है, लॉन्ग टर्म एंटीडोट क्या है, प्रिवेंशन ऑफ विथड्रॉल सिम्टम क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ विथड्रॉल सिम्टम क्या है। तो ये छोटा सा टॉपिक रहा। तो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, बने रहे वीके क्लासेस के साथ। और आप लोग इसको लिखिए, नोट्स बनाइए, अपने कलीग में शेयर करिए। और हाँ, आपको कोई टॉपिक चाहिए हो तो उसके लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक स्टूडेंट्स का टॉपिक आया है, एक तो हेपेटाइटिस बी और दूसरा एबीजी। एबीजी को मैं कल कवर कर लूंगा, ठीक है। कल मोस्टली एबीजी या हेपेटाइटिस दोनों में से कोई एक लेक्चर होगा, ठीक है। नहीं तो परसों हेपेटाइटिस बी, दोनों में से कोई कल परसों एक एक लेक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको जो भी कुछ टॉपिक चाहिए हो आप कमेंट कर दीजिए, वो वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी जीआईटी हम लोग का कंटिन्यू था, बट थोड़ा सा टाइम कम होने के कारण कुछ पेड क्लासेस में हमारा शेड्यूल ज़्यादा बिजी था, इस वजह से आज हम लोगों ने एक छोटा टॉपिक पढ़ लिया। उसमें आप लोग का लॉस नहीं हुआ, कुछ ना कुछ तो, कुछ नहीं सीखने से अच्छा है तो थोड़ा सा तो कुछ सीखेंगे, है ना। आप लोग के काम का भी है। दूसरी चीज, आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है आप लिख दीजिए, उसको प्रिपेयर करके आपको लेक्चर मिल जाएगा। थैंक यू फॉर टुडे।